बच्चों, पिछले पाठ में आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिया है। अब हम राजनीतिक विज्ञान के अगले पाठ अध्याय 7 संघवाद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्रों खासकर 1947 से 2000 को देखेंगे। उनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधाओं के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। ये मानचित्र 50 वर्षों में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। इस अध्याय में आप भारत में संघवाद का अध्ययन करेंगे और उसकी संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली की परीक्षा भी करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। प्रथम, संघवाद क्या है? भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या हैं? केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे क्या हैं? और विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या थे? सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद क्या है। बच्चों, सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थीं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान जब 1947 में एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था तो उसके 2 भाग थे। एक भाग पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और एक भाग पश्चिमी पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान वाला भाग ही आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपने अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट ना रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं।
देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार अवश्य हैं। तो आइए जानते हैं। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहां एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय या राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती है। नौबत गृह युद्ध तक की आ जाती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। अब हम वेस्ट इंडीज में संघवाद के बारे में जानते हैं। आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया। बाद में 1973 की
चिगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरेबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहां की इकाइयां ना तो एक देश के रूप में रह सकी और ना ही वे अलग अलग रह सकी। इसी तरह नाइजीरिया में भी संघवाद को हम देखते हैं। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहां संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं एरुबा, इबो और हौसा फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में देश के तीन क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे, जिसका नियंत्रण कर रहे थे। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। अब हम पाठ के अगले मुख्य बिंदु भारतीय संविधान में संघवाद को समझते हैं। आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना लाजमी था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फॉर्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में
फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। शक्ति विभाजन। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्यक्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है और कौन सी राज्य के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन सी केवल राज्य को। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी हैं। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं, पर आय के साधन कम हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इसके अंतर्गत आने वाले विषयों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में रखा गया है। संघ सूची में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा, परमाणुविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा आदि विषय आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा आदि आते हैं। और तीसरी सूची समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय आते हैं। संघ सूची इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। दूसरी राज्य सूची आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका यानी राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरी समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों ही इन मामलों पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं। इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए साइबर कानून। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें भी थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय
या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जैसा कि हम आगे जानेंगे, राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में समझा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है।